इंजीनियर्स, इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का लास्ट आज का क्लास है आपका, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डबल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, डबल केज इंडक्शन मोटर। देखिए हमने पढ़ा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, दोनों का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बहुत अच्छा इंडक्शन मोटर है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस काफ़ी कम है, लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, रग्ड है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेंटेनेंस इसमें नहीं है ना, वेरी गुड, और सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। दूसरी तरफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को देखें तो मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें है क्योंकि उसमें स्लिप रिंग है, ब्रश है, और जो आपका रोटर की वाइंडिंग है उसको भी स्किल्ड लेबर से कराना पड़ता है, तो थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा सा उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट है। लेकिन उसका एक बेनिफिट ये है कि हर प्रकार के लोड के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लोड को स्टार्ट करने के लिए आपके मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उस लोड टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो अगर कोई लोड है जिसका सपोज लोड टॉर्क 80 न्यूटन मीटर है और आपके पास एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क 50 न्यूटन मीटर है, तो आप इस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के मदद से उस लोड को नहीं चला पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क 50 न्यूटन मीटर है, तो उसके मदद से आप उसको चला सकते हैं। ऐसे नहीं, क्या करना पड़ेगा, उसका जो रोटर की जो वाइंडिंग है उसमें गैंग रेजिस्टर ऐड करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। हम लोग देख चुके हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा करके स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क को 50 न्यूटन मीटर से इंप्रूव करके हम 80 न्यूटन मीटर के ऊपर ले जा सकते हैं ताकि उस लोड को हम चला लें। तो ये एक बेनिफिट है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कि हर तरह का लोड जो कि उसके मैक्सिमम टॉर्क से कम का है उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके रन कर सकते हैं। ये बेनिफिट है, स्क्विरल केज में ऐसा नहीं है। तो डिस्पाइट ऑफ मेनी एडवांटेजेस ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू इंप्रूव स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने में चूंकि प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा इस मोटर में ये एक डिसएडवांटेज है। तो फिर इस डिसएडवांटेज को दूर करने का काम इंजीनियर्स का है और साइंटिस्ट लोगों का है। तो कैसे इसको दूर किया जाए, करना क्या होगा? तो जैसा हम लोगों ने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में देखा था कि सिर्फ स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट करने के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस को लगाते हैं। एक बार मशीन स्टार्ट हो गया उसके बाद उस रेजिस्टेंस को हटा लेते हैं। मतलब स्टार्टिंग के टाइम में रोटर का रेजिस्टेंस हाई रहना चाहिए, स्टार्टिंग के टाइम में रोटर का रेजिस्टेंस हाई रहना चाहिए, उसके बाद फिर लो हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्टिंग में उसका रेजिस्टेंस हाई रहना चाहिए। ठीक है, तो इस पे लोगों ने सोचना शुरू किया। अब चूंकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी नहीं किया जा सकता है, सब आपस में सॉर्टेड होते हैं, तो हाउ टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसके पीछे लोगों ने जो एक कंसेप्ट जो खोज के लाए वो ये था कि आपने स्किन इफेक्ट पढ़ा होगा 4th सेम के पावर सिस्टम में। वो क्या कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर से एसी फ्लो करता है, अल्टरनेटिंग करंट, तो उस एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये कंडक्टर है, अगर इससे डीसी सप्लाई है तो इलेक्ट्रॉन हर एक पोर्शन से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक पोर्शन से इक्वली अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन अगर इससे एसी फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेनली
कन्फाइंड होता है एट द आउटर सरफेस, मेनली कन्फाइंड होता है एट द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे मेन नहीं होता है। क्यों ऐसा है हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्यू टू फ्लक्स, इंटरनल फ्लक्स एक्सटर्नल फ्लक्स दोनों के कारण बीच वाले पार्ट का इंडक्टेंस बढ़ जाता है, इंपीडेंस बढ़ जाता है, इसलिए बीच वाले पार्ट से नहीं फ्लो करता है। हमने ये भी देखा था कि जितना ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा ये सरफेस पर डेंस होने लगेगा। पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। एक और चीज़ आपको याद होगा कि इसके केस में अगर रेजिस्टेंस RDC है और इसके केस में अगर रेजिस्टेंस RAC है, सेम एरिया है, कंडक्टर सेम है, करंट भी सपोज सेम है, लेकिन अगर DC है और AC है तो आपको ये पता होगा कि RAC इज ग्रेटर देन RDC। क्यों? क्योंकि करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने ही दूर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। तो चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज पासिंग हैज रिड्यूस्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वो चूंकि कम हो गया, इसलिए इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। पढ़े हम लोग। तो RAC ग्रेटर देन RDC। तो यहां से एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर में नॉन यूनिफॉर्म होगा या करंट डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ही ज्यादा होगा रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? तो अच्छा, एक और बात, नॉन यूनिफॉर्मिटी होती क्यों है? फ्रीक्वेंसी के कारण। जितनी ज्यादा सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। क्लियर? अब इसी कंसेप्ट को लोगों ने सोचा कि देखिए, आपको भी ये पता है कि स्टार्टिंग के समय हम लोग स्लिप जानते हैं, S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। स्टार्टिंग के समय जब रोटर की स्पीड 0 है उस समय स्लिप की वैल्यू होती है 1। ठीक है? और स्टार्टिंग के समय जो रोटर में EMF इंड्यूस होता है या रोटर का जो करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? देखिए, FR इक्वल टू कितना होता है? SF। FR इक्वल टू SF। स्टार्टिंग के समय चूंकि स्लिप आपका 1 है इसलिए स्टार्टिंग के समय की फ्रीक्वेंसी कितनी है? FR इक्वल टू F, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F। ठीक है? स्टार्टिंग समय फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है 50 हर्ट्ज। और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ता है वैसे वैसे उसका स्लिप घटता है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी घटती है। अब समझिए, स्टार्टिंग के समय रोटर के कंडक्टर जिनसे AC सप्लाई फ्लो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है? और जब रन करने लगा, जब वो अपने रेटेड स्पीड पे रन करने लगा उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। हम लोग को पता है कि स्लिप जनरली 0.1 पे जाता है, तो अगर हम उस समय रनिंग के समय अगर हम 0.1 इंटू 50 करें तो कितना हो जाएगा? 5 हर्ट्ज। तो जब रनिंग कंडीशन होगा उस समय रोटर के कंडक्टर से जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हर्ट्ज। तो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी में कंडक्टर वही है, करंट वही है, बट मतलब करंट भी चेंज हो रहा है, बट हम ये कर रहे हैं कि करंट की फ्रीक्वेंसी में बहुत वेरिएशन है। 50 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक आ रहा है फ्रीक्वेंसी। अब उसको आप स्किन इफेक्ट पे ले जाइए, है ना? स्टार्टिंग के समय रोटर के कंडक्टर से जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, AC करंट है, तो उसका अपना एक, चूंकि 50 हर्ट्ज है इसलिए कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्रीक्वेंसी 50 है, कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी वैसे वैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता जाएगा, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म होता जाएगा, और जितना यूनिफॉर्म होता जाएगा उतना रेजिस्टेंस घटता जाएगा। DC का रेजिस्टेंस कम होता है। जितना रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। यानी कि
सेम कंडक्टर, रोटर का सेम कंडक्टर स्टार्टिंग में जब उससे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या करंट फ्लो कर रहा है उस समय रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एंड जब वो रनिंग कंडीशन में है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज के लगभग है, तो सेम कंडक्टर का रेजिस्टेंस काफी कम होगा। बात समझ में आ गई? यानी नेचुरली बिना कुछ किए हुए भी स्टार्टिंग के समय रोटर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब अपने पॉइंट पे चलिए, हमको क्या चाहिए था? हमको स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए स्टार्टिंग के केस में रोटर का रेजिस्टेंस हाई चाहिए था। ये ऑटोमेटिकली मिल रहा है, ऑटोमेटिकली है, बट लेकिन जैसा रोटर का डिजाइन होता है, सिंपल SCIM का, स्क्विरल केज का जैसा रोटर का डिजाइन होता है, उस डिजाइन से उतना ज्यादा रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो पाता है जिससे कि स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाए। बात समझ आ रही है? मैंने ये कहा कि नेचुरली भी रोटर के कंडक्टर में स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हाई होता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क है ठीक, बट नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल जो डिजाइन है रोटर का, जो हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में इंडक्शन मोटर में, उसका जो डिजाइन है वो ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में इंक्रीज हो जाए कि स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मल मोटर्स के कंपैरिजन, नॉर्मल SCIM के कंपैरिजन में मतलब ज्यादा हो। ठीक है, तो यानी कि डिजाइनिंग में कुछ चेंज करनी पड़ेगी ताकि हम इससे एडवांटेज ले सकें। ये जो ऑटोमेटिक जो नॉर्मल जो फिनोमेना है, इससे हम एडवांटेज ले सकें, इसके लिए हमको डिजाइन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो क्या चेंज करना पड़ेगा? तो ये चेंज करना पड़ेगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और डबल केज इंडक्शन मोटर, तीनों के ही केस में स्टेटर का कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। स्टेटर इज सेम। मैंने स्टेटर यहां नहीं बनाया है, सिर्फ रोटर बनाया है। स्टेटर बाहर वाला पार्ट होगा और ये तीनों के लिए सेम है। और जहां तक रोटर की बात है तो रोटर में डिफरेंस है। जब आप स्क्विरल केज का रोटर देखते हैं तो वो सिंपल क्या होता है, स्लॉट्स बने होते हैं, उसमें रॉड्स को कास्टिंग कर दिया जाता है और सीधे शॉर्टेड होता है। लेकिन जो डबल केज इंडक्शन मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्शन में? सो देखिए, डबल केज इंडक्शन मोटर में हम एक्चुअली एक ही जगह पे दो स्लॉट बनाते हैं। जैसे अगर ये नॉर्मल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता तो एक स्लॉट यहां होता, एक यहां होता, एक यहां होता, ऐसे ऐसे एक एक होता। लेकिन डबल केज इंडक्शन मोटर में डिजाइन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे दो स्लॉट बनाया गया। एक ये ऊपर में छोटा सा स्लॉट, ऊपर में छोटा सा स्लॉट, आपको पता ही है ये पूरा सिलेंड्रिकल है, पूरा पीछे तक होगा। ऊपर में एक छोटा सा स्लॉट है और नीचे में रेक्टेंगुलर एक बड़ा सा स्लॉट है। इसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। ठीक है, ऊपर में एक छोटा सा स्लॉट है, नीचे बड़ा स्लॉट है, हर जगह वही है। ऊपर में छोटा सा स्लॉट, नीचे बड़ा स्लॉट, और बीच में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्लिट। देखिए, यहां पर मैंने आपको पूरा रोटर दिखाया है और यहाँ पे सिर्फ एक स्लॉट को आपको कंप्लीट दिखाया है, सिर्फ एक को दिखाया है। तो ये छोटा वाला स्लॉट है जो ऊपर की तरफ है, इसको कहा जाता है आउटर केज। आउटर केज जो नीचे वाला है बड़ा सा, इसको कहा जाता है इनर केज। इनर केज, और जो बीच वाला है इसको कहा जाता है स्लिट और कॉन्स्ट्रिक्शन। स्लिट मतलब पतली नाली। तो यहाँ पे एयर रहेगा, इस बीच में एयर रहेगा, इसमें आउटर केज वाले में भी कंडक्टर रहेगा। अब देखिए कुछ चीजें हम आपको यहाँ पे बताएं कि जो आउटर केज है, इसमें जो कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हाई रेजिस्टिविटी के, हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टर, फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, ये सब। और इसका क्रॉस सेक्शन भी छोटा है। लेंथ तो दोनों का सेम ही होगा, पीछे तक लेंथ तो सेम होगा, लेकिन ये पतला है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। और इसमें जो हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम एटसेट्रा।
और नीचे वाला जो इनर केज है, नीचे वाला जो इनर केज स्लॉट है, इसमें हम लोग एक तो इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है और इसमें यूज करते हैं लो रेजिस्टिविटी के, मतलब कंडक्टर जो इसमें डालेंगे लो रेजिस्टिविटी कंडक्टर डालेंगे, फॉर एग्जांपल कॉपर का। ठीक है, अब कर क्या रहे समझिए, ऊपर वाले का क्रॉस सेक्शन पतला रखे हैं और उसमें रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल भी डाले हैं, मतलब ऊपर वाला जो केज है, ऊपर वाला जो स्लॉट है, इसमें जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा इन कंपैरिजन टू दिस। मतलब ये हम नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा होगा, हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं इनर केज से, है ना। एल्युमिनियम है तो इसका भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन करें अगर इनर केज से तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम है और इसमें जो कंडक्टर यूज करते हैं वो भी हाई रेजिस्टिविटी वाले कंडक्टर यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ आउटर केज RO इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ इनर केज। आउटर केज वाले का रेजिस्टेंस इनर केज से ज्यादा होता है, एक बात। दूसरा आप ये भी देख रहे हैं कि हर एक आउटर केज में भी जो कंडक्टर्स होंगे वो सब भी सॉर्टेड होंगे। अगर ब्रॉन्ज डालेंगे तो ब्रॉन्ज से ही पूरा का पूरा सॉर्टिंग करेंगे, एल्युमिनियम डालेंगे तो एल्युमिनियम से पूरा सॉर्टिंग करेंगे। सिमिलरली जो नीचे में इनर केज में जो कंडक्टर्स होंगे कॉपर, इनर केज में जो कंडक्टर्स होंगे कॉपर, ये भी सॉर्टेड होंगे। ठीक है, पट्टी टाइप का, इसमें चूंकि पतला है इसलिए पतला होता है, इसमें मोटा पट्टी से सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बीच में सॉर्ट है। तो एक चीज ये पता चला कि RO आउटर केज का जो रेजिस्टेंस है वो इनर केज से ज्यादा है। ठीक है, दूसरा अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये तो बात हो गई। दूसरा, लीकेज फ्लक्स के बारे में आपको हम बता चुके हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कि ये ऊपर में स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर पे जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे तो स्टेटर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से 0 डिग्री वाला है, इस तरह से नीचे ऐसे आ रहा है, फिर आधा पार्ट इसका इस तरह से ऐसे जाएगा, आधा पार्ट इस तरह से ऐसे जाएगा। ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये नीचे आपका रोटर है, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सभी कंडक्टर्स को, इस कंडक्टर को ऐसे अंदर से पास करते हुए इधर से जाएगा। अब इसमें लीकेज फ्लक्स कहाँ बनेगा, है ना। जैसे देखिए ये कंडक्टर है सपोज, ठीक है ना, इसमें 2 कंडक्टर हम आपको एक से दिखा रहे हैं और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है पूरे इसके जितना लेंथ होता है कंडक्टर का, रोटर का, उतना ही ऊपर में लेंथ होता है स्टेटर का, तो पूरा यहां से आएगा। ठीक है, और फिर नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसमें लीकेज फ्लक्स कहाँ बनता है? लीकेज फ्लक्स बनता है यहाँ पे बाहर, इधर बनेगा, इधर बनेगा, जहां जहां उसको एयर मिलेगा वहां वहां बनेगा। मतलब लीकेज फ्लक्स कहाँ बनेगा? यहां से जब आएगा ये तो लीकेज फ्लक्स बनेगा ऐसे ऐसे हर जगह। हम उसको यहाँ दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक कोई भी पतला सा कोई पेज लेकर के, है ना, अगर हम इस पेज को लेकर के हम दिखाएं तो लीकेज फ्लक्स जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ये थोड़ा बड़ा है इसका कंपैरिजन है, बट आप समझ सकते हैं ऐसे बनेगा, है ना, इधर भी पीछे भी। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स कुछ इस तरह से बनेगा। सिमिलरली लीकेज फ्लक्स इनर केज का भी बनेगा। मतलब ये जो लीकेज फ्लक्स यहाँ बना है ना, ये जो लीकेज फ्लक्स यहाँ बना, ये इस कंडक्टर का बना, और इसका जो लीकेज फ्लक्स जो इससे होगा वो इसका होगा, इनर केज के बाहर होगा, ये आउटर केज के बाहर होगा, ये इनर केज के बाहर होगा। अब आप खुद सोचिए कि आउटर केज में और इनर केज में दोनों में से किसके केस में लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा? किससे लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा, किसके केस में? ये आप सोचिएगा। उससे पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ चुके हैं हम, और हमको पता है कि जो रोटर होता है उसके कंडक्टर के मेनली हम लोग 2 पैरामीटर डिस्कस करते हैं। एक करते हैं डिस्कस उसका रेजिस्टेंस, और एक करते हैं उसका लीकेज रिएक्टेंस XL। और लीकेज रिएक्टेंस क्यों होता है? लीकेज रिएक्टेंस होता है लीकेज फ्लक्स के कारण। ठीक है ना, तो हम यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लीकेज फ्लक्स इस रोटर कंडक्टर, मतलब ये जो रोटर कंडक्टर है इसके भी बाहर लीकेज फ्लक्स होगा, इसके भी बाहर होगा। किसके केस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इनर केज के केस में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एरिया है,
तो ज्यादा बाहर लीकेज फ्लक्स बनेगा, यहाँ पर कम है तो कम बनेगा, यहाँ पे ज्यादा बनेगा, यानी और लीकेज फ्लक्स डिसाइड करता है लीकेज इंडक्टेंस को, लीकेज फ्लक्स डिसाइड करता है लीकेज इंडक्टेंस को। तो आउटर केज का जो लीकेज इंडक्टेंस होगा LO, आउटर केज का जो लीकेज इंडक्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन लीकेज इंडक्टेंस ऑफ इनर केज, दैट विल बी लेस देन लीकेज इंडक्टेंस ऑफ इनर केज। इनर केज के लीकेज इंडक्टेंस से ये क्या होगा, कम होगा, आउटर का जो होगा वो इनर वाले से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी लगता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी वो लगेगा, तो क्या हो जाएगा XO आउटर रिएक्टेंस लेस देन इनर रिएक्टेंस, ठीक है। और इम्पीडेंस का जहां तक सवाल है, तो इम्पीडेंस तो आपको पता ही है क्या होता है, इम्पीडेंस रोटर वाइंडिंग का इम्पीडेंस क्या होगा, रूट अंडर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो आपको दो बात हम यहाँ पे बताएं, पहला बात तो ये बताएं कि जो आउटर केज है इसका रेजिस्टेंस इनर केज से ज्यादा होता है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है और मटेरियल भी हम लोग हाई रेजिस्टिविटी का यूज कर रहे हैं। और दूसरा, चूंकि आउटर के केस में लीकेज फ्लक्स कम बनेगा इनर के कंपैरिजन में, इसलिए आउटर का जो लीकेज इंडक्टेंस होता है LO वो कम होता है इन कंपैरिजन टू इनर। तो LO इज लेस देन Li, XO इज लेस देन Xi। समझ में आ रही बात? अब देखिए, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वगैरह तो आप देख लिए। तो यहाँ पे कंडक्टर रहेगा, यहाँ बीच में ये एयर गैप है और यहाँ पर फिर से कंडक्टर रहेगा। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, है ना। जब मोटर को हमने स्टार्ट किया, डबल केज इंडक्शन मोटर को जब हम लोग स्टार्ट किए, तो जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो उस समय स्टार्टिंग के समय स्लिप की वैल्यू होगी 1, स्लिप की वैल्यू होगी 1 और जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, FR इक्वल टू F। रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है। और चूंकि इनर केज का इंडक्टेंस आउटर केज से ज्यादा है, इसलिए इनर केज का रिएक्टेंस आउटर केज से ज्यादा है ना। और ये जो इनर केज का रिएक्टेंस है, इनर केज का जो रिएक्टेंस है, जब XI क्या होगा, XI होगा 2 पाई SFLI, ठीक है। तो चूंकि देखिए, चूंकि स्टार्टिंग के समय स्लिप आपका 1 है तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है तो XI, ठीक है। और ये स्टार्टिंग के समय अगर हम थोड़ा जानने का प्रयास करें कि इंपिडेंस किसका ज्यादा होगा, इंपिडेंस आउटर का कि इनर का। आउटर का इंपिडेंस क्या होगा, रूट अंडर आउटर का रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस आउटर के रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो आउटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है और आउटर का रिएक्टेंस कम है। और इनर का इंपिडेंस क्या होगा, इनर का इंपिडेंस होगा इनर का रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रूट अंडर इनर के रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XI स्क्वायर, इनर के रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल या इसकी जो डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है कि एट स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में जब हम लोग मोटर को स्टार्ट कर रहे होंगे उस समय इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से होती है कि आपका आउटर का रेजिस्टेंस तो इनर से ज्यादा है, लेकिन जो इनर का रिएक्टेंस है वो आउटर के रिएक्टेंस से ज्यादा है। तो ओवरऑल जो इंपिडेंस होता है स्टार्टिंग के समय, ओवरऑल इंपिडेंस ऑफ इनर केज बिकम्स ग्रेटर देन इंपिडेंस ऑफ आउटर केज, है ना। क्योंकि देखिए ऐसे आपको लग रहा होगा कि एक का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रिएक्टेंस कम है, दूसरे का रेजिस्टेंस कम है तो रिएक्टेंस ज्यादा है, तो लगभग सेम होना चाहिए। लेकिन सेम तो तब होगा ना जब दोनों का रेशियो सेम हो, जितना ये ज्यादा हो उतना ही ये कम हो, तब ना। ऐसा नहीं होता है, कहे तो इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई होती है कि स्टार्टिंग के समय जब स्लिप की वैल्यू 1 है, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर आपका रोटर की फ्रीक्वेंसी है, उस समय जो रिएक्टेंस है XI ये आउटर के रिएक्टेंस से ज्यादा होता है काफी, जिसके कारण कि टोटल जो इंपिडेंस है इनर का
वो आउटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो होगा क्या, चूंकि इनर का इम्पीडेंस ज़्यादा है आउटर से, तो होगा ये कि जो आउटर की जो स्लॉट है इनसे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा इन कंपैरिजन टू इनर, है ना। आउटर से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा इन कंपैरिजन टू इनर, ठीक है। इनर से जितना करंट फ्लो करेगा उसके कंपैरिजन में आउटर से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि इनर का इम्पीडेंस स्टार्टिंग के समय आउटर से ज़्यादा है, ठीक। अब उससे क्या होगा समझिए जरा, देखिए होगा ये कि अब आप इस पूरे को अगर, जैसे पहले स्क्विरल केज में सिर्फ एक स्लॉट होता था, उस पूरे अगर एक की तरह समझें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटर पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन या करंट डेंसिटी हाई है ना, और जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे करंट डेंसिटी कम होता जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का इम्पीडेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगी और यहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो करंट डेंसिटी एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है, ठीक है। और करंट डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हमको स्किन इफेक्ट से पता है कि अगर करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। और ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग करंट कम हो गया इन कंपैरिजन टू स्क्विरल केज, और स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो गया। एक तो तरीका ये है समझने का कि चूंकि यहाँ का इम्पीडेंस कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, नीचे से करंट कम फ्लो करेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। एक समझने का तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि देखिए करंट तो इससे भी कुछ जा रहा होगा, इससे ज़्यादा जा रहा होगा, आउटर से ज़्यादा जा रहा होगा, तो टोटल जो टॉर्क रोटर पे लग रहा होगा, टोटल जो टॉर्क लग रहा होगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का लग रहा होगा, इसके कारण भी लग रहा होगा, इसके कारण भी लग रहा होगा। अब चूंकि ज़्यादा पार्ट, ज़्यादा मैग्नीट्यूड करंट इससे जा रहा है, आउटर से जा रहा है, तो टॉर्क में भी जो टोटल टॉर्क लग रहा है उसमें भी आउटर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और आउटर का चूंकि रेजिस्टेंस आउटर का चूंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो करंट पास कर रहा है और रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो गया। या तो आप ऐसे समझिए, या आप जो मैंने आपको पिछला समझाया कि चूंकि करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस हाई हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में इस कंडीशन में करंट डेंसिटी और ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हम करंट डेंसिटी के नॉन यूनिफॉर्मिटी से ही रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। स्किन इफेक्ट में भी यही होता है, जितना ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म है उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मिटी स्क्विरल केज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है, डबल केज में, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में करंट ज़्यादा है, नीचे जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करंट कम होता जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा है इसलिए नॉर्मल स्क्विरल केज के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा है। अब धीरे धीरे जब मोटर स्पीड पकड़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जब स्पीड पकड़ेगा तो एस की वैल्यू घटेगी, एस की वैल्यू घटेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, है ना, एफ आर घटेगा, एफ आर घटेगा तो लीकेज रिएक्टेंसेस की वैल्यू कम होगी। अब जरा समझिए, देखिए रनिंग कंडीशन पे क्या होता है कि रनिंग कंडीशन में जो रिएक्टेंस है आउटर का एज वेल एज इनर का, दोनों का रिएक्टेंस कम हो जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई। आउटर का रिएक्टेंस, आउटर का तो इंडक्टेंस पहले से भी काफी कम था, जब स्टार्टिंग में स्लिप 1 था तो रिएक्टेंस कुछ था भी, लेकिन अब जब फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज या उससे भी कम हो गई तो आउटर का रिएक्टेंस आउटर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया, है ना। तो मतलब कह सकते हैं कि एट रनिंग कंडीशन ठीक है, एट रनिंग कंडीशन जो आउटर का जो इंपीडेंस है वो मेनली आरओ के कारण है। आउटर का जो इंपीडेंस है वो मेनली
आरओ के कारण है। एक्सओ का उसमें रोल न के बराबर है क्योंकि ये काफी कम हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई। ठीक है, अगर आते हैं हम इनर केज के लिए, तो इनर केज का रेजिस्टेंस तो कम है ही, है ना, इससे कम है, लेकिन इनर का जो रिएक्टेंस है, इनर का भी रिएक्टेंस कम हुआ होगा, लेकिन चूंकि पहले से ही कुछ है, सिग्निफिकेंट है Li, तो अब कम भी हुआ तो भी इनर का जो इंपिडेंस होगा उसमें Ri का भी होगा रोल और Xi का भी होगा, क्योंकि Xi भी कमेगा लेकिन इतना नहीं कमेगा कि नेग्लिजिबल हो जाए, है ना। तो जो इनर का इंपिडेंस होगा उसमें Ri का भी रोल होगा, Xi का भी रोल होगा, लेकिन आउटर का जो इंपिडेंस होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ RO का रोल होगा, क्योंकि XO बहुत कम हो जाएगा। उसको समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि आउटर का इंपिडेंस में रूट अंडर RO स्क्वायर और इनर का इंपिडेंस में रूट अंडर Ri स्क्वायर प्लस Xi स्क्वायर। तो होता क्या है कि रनिंग कंडीशन में ये दोनों इंपिडेंस लगभग सेम हो जाते हैं। थोड़ा सा मतलब जो आपका जो ये इनर का जो है, इनर का इंपिडेंस थोड़ा कम ही हो जाता है इन कंपैरिजन टू ZO, है ना। आउटर में कंपैरिजन में इनर का कम ही हो जाता है, क्योंकि आउटर में रेजिस्टेंस है, इनर में ये है, ये भी है, इस तरह से। तो एट रनिंग कंडीशन ये रिवर्स हो जाता है, ZO बिकम्स ग्रेटर देन Zi। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करंट डेंसिटी मोर और लेस यूनिफॉर्म है, लेकिन ZO बिकम्स ग्रेटर देन Zi। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्यों? क्योंकि इसमें RO है सिर्फ, XO नेग्लिजिबल हो गया, इसमें Ri भी है, Xi भी है, तो दोनों मिलकर के इसके लगभग इक्वल जाने का प्रयास करते हैं, हालांकि कम ही रहता है। तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा कि करंट इससे भी पास करेगा, आउटर से भी पास करेगा और इनर से भी पास करेगा, दोनों से पास करेगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि करंट मोर और लेस कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। यानी हम वहां से देखें, स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म था, यहाँ पे करंट काफी ज्यादा था, नीचे की तरफ बढ़ रहे थे तो करंट घटता था, है ना। तो करंट डेंसिटी काफी नॉन यूनिफॉर्म थी, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा था, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे मशीन ने स्पीड पकड़ा, वैसे वैसे इसका जो इंपिडेंस है वो बढ़ने लगा, है ना, और इसका घटने लगा, नहीं सॉरी, इसका मतलब ZO जो है, जो ZO है वो घटने लगा, और जो ZI है, जो इनर केज का जो रेजिस्टेंस है वो भी घटा, है ना। इसका भी घटा क्योंकि पहले RO और XO दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो इसका भी घटा और इसका भी घटा, और इसका घट करके ZO से भी कम हो गया। तो यहाँ पे इससे जरूर, इसमें इनर केज में जरूर करंट ज्यादा होगा, लेकिन दिस विल बी मोर और लेस यूनिफॉर्म। तो इस कंस्ट्रक्शन के मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के समय रेजिस्टेंस इंप्रूव हो गया और रनिंग के समय रेजिस्टेंस फिर से कम हो गया, जो कि हमको चाहिए था, है ना। स्क्विरल केज में भी ऐसा होता, लेकिन उतना नहीं हो पाता जिससे कि स्टार्टिंग टॉर्क कुछ ज्यादा इंप्रूव होता, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस तरह का कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, इस तरह के स्लॉट का कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, है ना, तो स्टार्टिंग में यहां से करंट ज्यादा होगा, यहाँ पे करंट कम होगा, करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। धीरे धीरे इधर से भी करंट पास करना बढ़ता जाएगा, इधर से कमता जाएगा, फिर भी रनिंग कंडीशन में लगभग यूनिफॉर्म रहेगा, हालांकि इधर ज्यादा होगा। तो रनिंग कंडीशन में यूनिफॉर्म होगा, मतलब रेजिस्टेंस काफी हाई से रनिंग कंडीशन में नॉर्मल हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से डिजाइनिंग करके डबल केज इंडक्शन मोटर को बनाया जाता है, जिससे कि हम लोग, एक्चुअली क्या होता है, जब अगर आपका लोड टॉर्क कम है ना, तो स्क्विरल केज यूज करते हैं। अगर मीडियम रेंज का है तो एक और जो आपके सिलेबस में नहीं है, डिप बार केज रोटर, उसको यूज करते हैं मीडियम रेंज में। अगर टॉर्क, लोड टॉर्क अगर हाई है तो फिर डबल केज यूज करते हैं, और अगर बहुत हाई है तो फिर स्लिप रिंग यूज करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, ठीक है ना। तो लोअर रेंज के लिए स्क्विरल केज, मीडियम रेंज के लिए डिप बार, हाई रेंज के लिए डबल केज, और उससे भी हाई रेंज के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसमें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा करके काम करना होगा। तो आई होप दैट यू वुड हैव गॉट इट, आपको पता चला होगा कुछ कुछ
कि किस तरह से इसका वर्किंग एक बार आप देखेंगे फिर से तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक बच गया है, इक्विवेलेंट सर्किट एंड टॉर्क स्लिप कर्व, तो उसको देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह का होता है, रोटर का इंडक्शन मोटर का जो होता है सेम वही है इसका, लेकिन इसमें बस डिफरेंस ये है कि जो इंडक्शन मोटर था उसमें जब हम लोग बनाते थे तो हम लोग स्टेटर लेते थे, पैरेलल वाला पाथ लेते थे और रोटर लेते थे सीधे। यहाँ पे चूंकि रोटर में दो तरह की वाइंडिंग है तो हम लोग वहाँ पे रोटर यहाँ पर दो पैरेलल पाथ बने, क्योंकि आप देख रहे हैं ना करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ करंट इससे कुछ करंट इससे, तो पैरेलल में एक तरह से इसके कंडक्टर और इसके कंडक्टर एक तरह से किस में है, पैरेलल में है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ब्रांच बनाएंगे हम लोग आउटर के लिए और एक ब्रांच बनाएंगे इनर के लिए, ठीक है। सिमिलरली जब टॉर्क स्लिप कर्व बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसका अपना एक टॉर्क स्लिप कर्व होगा, इसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होगा क्योंकि है ना, मतलब इसका अपना एक टॉर्क स्लिप कर्व होगा, इसका अपना एक टॉर्क स्लिप कर्व होगा और दोनों का कंबाइन करके टॉर्क स्लिप कर्व रिजल्टेंट का होगा। इसका टॉर्क स्लिप कर्व में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो उस दोनों को हम बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल इंडक्शन मोटर में यहाँ सप्लाई वोल्टेज है, ये रोटर स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, कोर लॉस रेजिस्टेंस, ये सब आपको पता है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और सॉरी इसमें एक चीज़ और रह गया, R2-S, R2I-S। तो नॉर्मल जो इंडक्शन मोटर का जो होता है स्क्विरल केज का, उसमें ये नहीं रहता, मतलब सिर्फ एक रहता है ना, सिर्फ इतना ही रहता है। लेकिन चूंकि डबल केज में रोटर के कंडक्टर का दो पाथ है ना, इसलिए एक आउटर केज का एक अलग से ये ब्रांच है और इनर केज का अलग से ये ब्रांच है। ये क्या है, ये है आउटर केज रेजिस्टेंस O, R2O', मतलब आउटर केज रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर, आउटर केज लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू स्टेटर, इनर केज रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर, इनर केज लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू स्टेटर, ठीक है। तो ऐसा बनेगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये आपको बनाना होगा एग्जाम में। यहाँ पर ये सारा चीज लिखा भी हुआ है, X2' लीकेज रिएक्टेंस ऑफ आउटर केज रेफर टू स्टेटर पर फेज, क्योंकि ये इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज है, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क स्लिप कर्व। जैसा मैंने आपको कहा था कि चूंकि आउटर केज का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए आउटर केज का जो टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो बहुत अच्छा होगा, मतलब आउटर केज के कारण जो टॉर्क लग रहा होगा है ना, उसका जो टॉर्क स्लिप कर्व होगा वो ये ब्लू वाला है ना। आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क इसका बहुत अच्छा है। सिर्फ इनर केज की बात करें तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क कुछ, मतलब इनर केज की बात करें तो उसका टॉर्क स्लिप कर्व ये ब्लैक वाला है, नॉर्मल है ना, कम है, स्टार्टिंग टॉर्क इससे कंपैरिजन में कम है। अब जो रिजल्टेंट टॉर्क जो लग रहा होगा रोटर पे, वो इन दोनों का जस्ट एडिशन होगा, है ना। तो जहां पे इसका मैक्सिमम उस समय यहाँ भी मैक्सिमम, लेकिन जो टोटल स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, काफी हाई होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट टॉर्क स्लिप कर्व है, ये आउटर केज का है, ये इनर केज का है, ठीक है। तो दिस इज योर टॉर्क स्लिप कर्व। तो यहाँ पे आपका डबल केज इंडक्शन मोटर समाप्त हुआ और डबल केज इंडक्शन मोटर के साथ ही आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर भी समाप्त हुआ, ठीक है। अगले क्लास में जब हम लोग मशीन में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक। थैंक यू।